नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। और पढ़ाई राष्ट्र में हूँ फिर भी मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बात करने वाले हम क्लास नंबर 29 संसदीय प्रणाली की। इसके पहले हम आपको खुद मालूम हो गया होगा कि 28 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपको चाहे हम बात करें आपके जितने भी टॉपिक्स रहे हैं, चाहे आपने देखा होगा कि आपातकाल भी, जैसे हमने अभी आपको संविधान संशोधन पढ़ाया, हमने संविधान के मूल कर्तव्य पढ़ाए, मौलिक अधिकार पढ़ाए, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई उनको आपको पढ़ लेना है। अगर आपको ऑडियो से जो थोड़ा रिपीट हो रहा होगा तो देखिए मैं एक बाहर हूँ, तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आपकी क्लास अटेंड करा रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इसके बाद आपका सेकंड क्लास भी होगा, लेकिन आपको मालूम है व्हाट्सएप पर लिंक आए तो आप ज्वाइन कीजिएगा, अन्यथा कोई हम वो नहीं लेते हैं गारंटी, क्योंकि अभी हम बाहर हैं। तो फिर भी हम समय मिलते हैं हम आपकी क्लास अटेंड करा देते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आप सभी के लिए बता दें जो हमने आपको पढ़ाया है उसके कुछ दोषों के बारे में। तो संसदीय व्यवस्था के दोष। उपरोक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित दोषों से युक्त है। यानी कि आपको मालूम है कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक आप लोगों को मेरे अंदर एक अच्छी चीज़ क्या मिलती है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मेरा कोई रेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ, कहीं रहता हूँ, कोई कुछ करता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक दोष है। तो सेम कंडीशन हर एक जगह होती है, आपके अंदर भी कोई ना कोई दोष होगा, ऐसे सभी के अंदर दोष होता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले अस्थिर सरकार संसदीय व्यवस्था, यानी कि अस्थिर होती है। यानी आपको मालूम है जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर चुकी है कई बार, या फिर कोई भी नेता है उनकी सरकारें भी गिर जाती हैं, तो वही होती है अस्थिर सरकार। तो संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित सरकार को स्थिर या अस्थिर कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, देवगौड़ा और इन सभी की सरकारों में आपको देखने को मिला होगा इनकी सरकारें बहुत जल्दी ही गिर गई। सेकंड दोष होगा आपके लिए नीतियों की अनिश्चितता, नीतियों की निश्चितता का असंभव, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नीतियों की क्या है, बाहर हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो। सुनिए, नीतियों की निश्चितता का अभाव, यानी कि संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। यानी सरकार को खुद नहीं मालूम है कब पलट जाऊं, क्योंकि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियों भी परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कोई पार्टी कहती है कि कृषि कानून लाओ, कृषि कानून लाओ, कृषि कानून लाओ, लेकिन उसके जस्ट डिफरेंट दूसरी पार्टी क्या करेगी, उस कानून का विरोध करेगी। आपने भी देखा होगा, जैसे कि अगर मोदी जी ने कृषि कानून लाया तो वो क्या करेंगे, जो कांग्रेस वाले उसका विरोध करेंगे। अगर कांग्रेस कोई कानून ला रही है तो बीजेपी वाले विरोध करेंगे। यही होता है, उसकी अनिश्चितता या नीतियों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने के बाद कर दिया। अभी कहते हैं कि भाई ये 370 गलत था, या फिर कहते हैं आरक्षण गलत था, या जो भी कहते हैं, आपने सुना होगा। जैसे अगर मोदी सरकार आरक्षण को अगर करती है, हटाती है, तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी, और कांग्रेस हटाती है तो बीजेपी उसका विरोध करेगी। यही होता है नीतियों की निश्चितता का अभाव, यानी कोई निश्चित नहीं है कि हमारे यहाँ ये नीति है तो वो बनी ही रहेगी। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पर आएगा आपका थर्ड पॉइंट, यानी कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता। आपको मालूम है जब तक सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है, वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। आपको भी मालूम है कि जैसे बीजेपी है या कोई भी है पार्टी जो बहुमत में होती है, अभी आप देखिए जैसे केंद्र सरकार में अगर बीजेपी है तो आपने बहुत ही कम सुना होगा, सुना ही नहीं होगा कि कोई बीजेपी मिनिस्टर, बीजेपी सांसद, बीजेपी एमएलए के यहाँ ईडी, सीबीआई, आईबी के छापे घल गए। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टियों को देखें तो आपको मालूम होगा अभी हाल ही में अखिलेश यादव के यहाँ पे छापा गला हुआ है, कमलनाथ के रिश्तेदारों के यहाँ छापा गला है, सभी के यहाँ छापे गलते जा रहे हैं। इसके अलावा एच.जे. लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को भी तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है, और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूरवी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का काल इसका बहुत गवाह है। यानी कि आपको मालूम है इंदिरा गांधी ने कह दिया था नसबंदी तो नसबंदी, अब तुम नहीं करवा रहे तो पुलिस पकड़ के करवा देती थी।
फिफ्थ पॉइंट होगा शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, यानी कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों की नेता होती है, जैसे ही बेगाट उल्लेख करते हैं, यानी कि जो शक्तियां होती हैं उनका पृथक्करण देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, बेघाट उल्लेख करते हैं कि कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी तरह या पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजन करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में यह शक्तियों का मेल है, यानी आपने देखा होगा कभी कभी सुप्रीम कोर्ट उस शक्ति का विरोध करता है, कभी संसद को उस चीज का विरोध करती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो ये मेल नहीं खाती हैं चीजें। और मैंने आपको बताया था भारत में 3 तिगाड़ा महाबिगाड़ा, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, यानी कि संसद जो आपकी विधायिका हो जाएगी, कार्यपालिका हो जाएगी और न्यायपालिका, ये 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे की फटी में टांग अड़ाते ही रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती है, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं। आप बताओ, अभी हाल ही में गुजरात में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें पता है आपको 5वीं पास, 4थी पास, दूसरी पास, 8वीं पास मंत्रियों को बनाया गया है। अभी अमित शाह जी कहते हैं कि देश में अनपढ़ देश को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो बीजेपी में अनपढ़ है वो अनपढ़ नहीं है, लेकिन अन्य पार्टियों में जो अनपढ़ है वो अनपढ़ है, यानी आप समझ रहे होंगे आगे बात। तो देखिए, आप सोचते होंगे सर ये क्यों बोल देते हैं आप बीजेपी या कांग्रेस, तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, जिससे आपके माइंड में एक्टिविटी बनी रहे और आपके माइंड में याद रहे कि कोई भी नेता मंत्री होते हैं जो कितने कम पढ़े लिखे होते हैं, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक ना। इसके अलावा इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों और दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन की तुलना में आपको विशेषताओं और गुण दोष के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आप समझ गए होंगे कि भाई आपका अस्थायी सरकार है। सेकंड है नीतियों की निश्चितता का अभाव रहता है। थर्ड हो जाएगी आप लोग के लिए कि भाई कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का निरंकुशता। फोर्थ हो जाएगी शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, और फिफ्थ हो जाएगी अकुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन। अब वो पढ़े ही लिखे नहीं है तो वो कहाँ से, अभी आप देख लीजिएगा अमित शाह को CAA NRC का फुल फॉर्म नहीं आता है, लेकिन वो देश के गृह मंत्री हैं। तो आप समझ लो हमारा देश कितने आगे बढ़ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि देश को, वो कहते हैं ना कि देश नहीं मिटने देंगे, ये गलत बात है। देश मिट ही रहा है। जब तक ऐसे अनपढ़ गंवार हमारे देश में नेता बने रहेंगे मंत्री, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। वो तो हमारे देश को IAS IPS चलाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संसदीय एवं राष्ट्रपति तुलना में क्या क्या है। संसदीय में आपको मालूम है लोकसभा और राज्यसभा होती है दोहरी कार्यकारिणी। राष्ट्रपति में एकल ही होता है, आपको मालूम है। बहुमत दल के शासन को मिलता है, आपको मालूम है। यहाँ पे राष्ट्रपति व विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। निश्चित मतलब 5 साल मीन्स 5 साल, 4 साल मीन्स 4 साल। लेकिन संसद कोई पर्टिकुलर नहीं होती कि चलेगी, जैसे ही बहुमत खोया और सरकार गिर जाएगी। थर्ड होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ पे उत्तरदायित्व का अभाव होता है, क्योंकि सामूहिक मतलब पूरी मंत्री परिषद होती है, यहाँ पे केवल राष्ट्रपति होता है। चौथा होगा राजनीतिक एकरूपता। यहाँ पे राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति को पूरे राज्यों के और पूरे देश के सांसद मिलकर चुनते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को केवल सांसद ही चुनते हैं। दोहरी सदस्यता तो आपको मालूम है कि आप चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ पे आपको एकल सदस्यता होती है, यानी आप एकल मतलब समझ रहे होंगे एक ही सदन के सदस्य रहते हैं। छठवां होगा प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है, यहाँ पे राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। सातवां यहाँ पे निचले सदन का विघटन होता है, यानी लोकसभा का यहाँ पे कोई सदन का विघटन यानी निचला सदन का विघटन ना होता है। यहाँ पे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, यहाँ पे शक्तियों का विभेदन होता है। किसमें? राष्ट्रपति शासन में। इनको आप थोड़ा अपने भारत में मिला के देख सकते हैं और अमेरिका में मिला के भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मित्रों, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ गुण। तो देखिए, यहाँ पे सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होता है। लेकिन अगर हम बात करें उनके दोष की, तो यहाँ पे आपको कोई वो नहीं मिलेगा कि भाई कार्यपालिका भी सामंजस्य रहता है। यहाँ पे गैर उत्तरदायी सरकार होती है, यहाँ पे उत्तरदायी सरकार होती है। यहाँ पे गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है, यहाँ पे निरंकुशता पर रोक लगाई जाती है। यहाँ पे सीमित प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ पे व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अस्थायी सरकार, कौन सी? प्रधानमंत्री वाली। आपको मालूम है बहुमत गिरा सरकार गिरी। यहाँ पे स्थायी सरकार, राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता बशर्ते महाभियोग के अलावा। यहाँ पे सेकंड है नीतियों की निश्चितता नहीं, यानी कोई भी नीति पर्टिकुलर नहीं है कि अगर वो पार्टी आती तो वो अपनी नीति अलग बनाएगी, दूसरी पार्टी आएगी तो वो अपनी नीति अलग बनाएगी। लेकिन यहाँ पे नीतियाँ निश्चित है कि भाई यही होगा माने होगा।
थर्ड होगा शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, यहाँ पे शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। यहाँ पे अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे विशेषज्ञ ही क्या करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं। यहाँ से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं उनको मैं अभी हाईलाइट भी कराऊंगा और मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये चीज़ आएगी तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया भाई कि ये ठीक है। अब देख लो भाई कि कैसे हम देखेंगे थोड़ा जो हमारे व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, व्यवस्था से निकटता, संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। के.एम. मुंशी ने यह तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 और 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है और इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए, क्यों महान अनुभव के खरीदे। यानी कि सीधी बात, इनने कहा कि जो हमारा अंग्रेजों ने किया ना वही हम करेंगे, हम बदलने वाले नहीं हैं। अंग्रेज कब्जा करते रहे भारत पर, अंग्रेज जैसा शासन चलाते रहे, वही इन्होंने भी किया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही उस जमाने में थी, आपको मालूम है, उन्होंने ही इसको संसदीय प्रणाली को मानने के लिए बात किया। लेकिन आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत में किसने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी, तो वो थे के.टी. शाह। लिख लीजिएगा, के.टी. शाह। अगर हम इसके बाद बात करें मित्रों सेकंड पॉइंट की, तो उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, स्थायित्व और सेकंड है उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है। अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व, दूसरी तरफ इस ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। ये सब आप थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक ना, लेकिन आप आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की मित्रों, तो थर्ड पॉइंट है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। आपको मालूम है कभी कभी विधायिका भी अपने आपस में टकराव कर लेती है, यानी वो कहती है ऐसा नहीं, वो कहती है ऐसा नहीं। तो संविधान निर्माता चाहते हैं कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन 2 घटकों के बीच संघर्ष और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वे चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के अनुकूल हो। क्या उनका मानना है, आप खुद बताओ। एक कोई पॉलिटिशियन, एक सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि देश का जो मीडिया है वो बेकार है, या फिर बेकार तो नहीं कह रहा, देश का मीडिया बेकार है। उसी के जस्ट डिफरेंट सरकार कहती है कि देश का मीडिया बहुत अच्छा है। आप बताओ, उसके जस्ट डिफरेंट सरकार का ही मंत्री देश की मीडिया को गाली देता है। तो यही तो उनकी टकराव होने से बचाना है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश का मीडिया सच्चाई नहीं बताता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं कह पा रहा है सरकार से कि भाई तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम मीडिया को बिगाड़े हुए हो। ये बात यहाँ पे बनेगी। चलिए, फोर्थ पॉइंट आपके पॉइंट पर है कि भारतीय समाज की प्रकृति। भारत विश्व में एक विस्तृत राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। यहाँ पे ये क्या है इनकी, आप लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव थॉट है। पॉजिटिव मतलब देश को अखंड भारत बनाने की बात से कही जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, यानी कि हिंदू अलग बांटा जा रहा है, मुस्लिम अलग, सिख अलग, सबको अलग अलग बांटा जा रहा है। कोई खालिस्तानी है तो कोई कुछ है। संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, ये बात कब उठी, ये पूछा जा सकता है। तो ये 1970 के दशक में देश में बहस और वाद विवाद जारी हुआ। इस मामले में विस्तार से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह की कोई जरूरत नहीं है इसको राष्ट्रपति शासन में परिवर्तित किया जाए। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई संसदीय व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन में बदलने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी के जमाने में। और आप बताओ, कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर इन समितियों का अध्यक्ष या गठन करने वाला होगा तो कहाँ से कभी संसदीय व्यवस्था को बदला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है आपका पॉइंट
कि भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या क्या विभेद है, क्या अंतर है, क्योंकि भारत में भी प्रधानमंत्री होता है और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है। चलिए तो कर लेते हैं थोड़ा सा चर्चा। पहली बात, भारत में राष्ट्रपति आपको मालूम है कि राज्यों के विधायक और संसद के सांसद होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, लेकिन ब्रिटेन में राजाशाही यानी उनका बेटा का बेटा का बेटा के बेटा ही वहां का क्या बनता है, राष्ट्रपति या फिर राज्य का मुखिया बनता है। सेकंड होगा ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, शक्तियों पर प्रतिबंध है और हमारे यहाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा मूल अधिकार है, लेकिन वहाँ ब्रिटेन में नहीं है। थर्ड होगा ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत में राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कहीं के भी सदस्य नहीं हैं तो भी आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते आपको 6 महीने के अंदर हमारी संसद के कोई भी सदन में सदस्यता लेनी होगी। अब यहाँ पे ये तो आप बात पढ़ ही लिए होंगे, ठीक ना। चलिए इसके बाद बात करें मित्रों आपके फोर्थ पॉइंट की, तो सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई वो नहीं है। भारत में आप भले ही कुछ रहें, जैसे आपने देखा होगा क्या ममता बनर्जी को आप जानते होंगे, ममता बनर्जी अपने नंदीग्राम से शायद मेरे ख्याल से हार गई थी, हारने के साथ भी उनको वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुना गया। बस वो 6 महीने बाद वहाँ पे क्या हो गई, माने विधायक बन गई, तो फिर वो मुख्यमंत्री बन गई। ऐसा ही ये देश में प्रधानमंत्री का पद भी होता है, ठीक ना। इसके अलावा ब्रिटेन में संसद आपको बता दिया गया है कि आपको अगर मंत्री बनना है तो आपको वहाँ पे सदस्य होना जरूरी है, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। आप अगर बनना चाहें तो 6 महीने के लिए बन सकते हैं। पांचवा होगा ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है कि, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है, ठीक ना। छठवां होगा ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट की एक अनोखा संस्था होती है जो विपक्षी पार्टी के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन भारत में ऐसा कोई पार्टी नहीं है कि जिसको विपक्षी पार्टी के द्वारा चलाया जाता हो। अब आपकी स्क्रीन पर है आपके पॉइंट जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रख लेना है। कौन से संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना बाध्य कर दिया गया, तो ये 1942वां 1976 है और 44वां 1978 है, ठीक। इसके अलावा आप ये एक पुस्तक का नाम है उसको लिख सकते हैं आप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किए थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उनकी पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया 42वें और 44वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद मित्रों अगर हम देखें यहाँ पे केटी शाह, इन्होंने राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को अपनाने के पक्षधर थे। कौन? केटी शाह। तो आप लिख लीजिएगा, भूलना नहीं है। केटी शाह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या थे, वो कह रहे थे कि भाई बनाना चाहिए राष्ट्रपति शासन हमारे भारत में। इसके अलावा 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने राज्यसभा के थे, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। 1966 इंदिरा गांधी, 1996 देवगौड़ा, 2004 और मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे और बतौर देश के प्रधानमंत्री चुने गए। तो अब आप हमें कमेंट करें और बताएं क्या समस्या है आपको ऑडियो वीडियो से रिलेटेड। देखिए मित्रों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो आपने सुना ही होगा, वही सेम कंडीशन मेरे साथ है कि यहाँ पे जहाँ मैं अभी हम लोग को रोका गया है MGB यूनिवर्सिटी में, ये पूरा पहाड़ पे बना हुआ है, यानी बाहर है अमरावती से। यहाँ से अमरावती 20 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता है। मैं जब आपका ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जब हम लोग खाना खाने जाते हैं होटल पे, तब वहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक ना। तो कल मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे अपलोड होगा, फिर मैं कल जब गया तो मुझे मालूम पड़ा, ठीक ना। तो उस कारण से फिर मैंने कहा ठीक है मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर मैं बच्चों को वहाँ पे जाके अपलोड कर दिया करूँगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। आप आपकी इच्छा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम शायद अगर मिलेगा टाइम तो हम चेक जरूर कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं आपसे तो उनका क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है, जिससे हम आपके कमेंट को चेक कर सकें और बता सकें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।
अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।